Assalamualaikum, very dear students of grade 8. I hope you all are fine. The chapter which we have to do today is about the introduction to chemistry. As the name is indicating that it is about to give you the knowledge that what is the basic theme to introduce this द ब्रांच. जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा कि जिस तरह से हम उसके लिए इंट्रोडक्शन देते हैं कि आखिर बायो है क्या, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं क्या, उसका की रोल है हमारी लाइफ में. इसी तरह से हम सबसे पहले केमिस्ट्री को भी लेते हैं कि आखिर केमिस्ट्री है क्या. बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच एक्चुअली डील्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, देयर स्ट्रक्चर्स एंड द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मैटर. ठीक है, कोई भी मुख्तलिफ केमिकल के जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़ जिस तरह से अगर बायो में बात करते हैं तो आप किसी भी चीज़ की जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो कोई भी सेल होता है. इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो स्ट्रक्चरल किसी भी चीज़ का यूनिट होता है वो एटम है. एटम के अंदर के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उसमें किस तरह का उसका कंपोनेंट या उसका मेकअप मौजूद है या उसके केमिकल जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है वो क्या हैं, उनके बारे में मालूमात देना, ये बेसिकली केमिस्ट्री की ब्रांच को डील करता है. जब हम बिल्कुल शुरू की बात करें, ठीक है, अगर हम बिल्कुल शुरू की ब्रांचेस लें यानी हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो 3 बेसिक अदवार पर या 3 बेसिक पीरियड्स पर मुश्तमिल है. 3 मुख्तलिफ दौर हैं. इसको सबसे पहला जो दौर है वो ग्रीक पीरियड है, फिर उसके बाद आता है मुस्लिम पीरियड, उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड. यानी ग्रीक पीरियड का मतलब ये वो उस वक्त का ज़माना जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का ज़माना, जो मतलब जिसमें एरिस्टोटल आ रहा है, डेमोक्राइटस आ रहा है, प्लाटो आ रहा है, मुख्तलिफ ग्रीक फ़िलासफ़र्स, यूनान के रहने वाले मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो कि मतलब बीसीज़ का ज़माना जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत सालों पहले भी, यानी क्योंकि मैंने आपको पहले बताई थी ये बात कि इंसान हमेशा से बहुत क्यूरियस रहा है. ज़ाहिर है आज के दौर में जितनी भी चीज़ें डेवलप हो गई हैं ये इंसानों की अपनी एक क्यूरियोसिटी या उसके मुख्तलिफ अदवार में जो उसको तगदो महसूस हुई या उसको जो अपने इर्द गिर्द चीज़ों को मालूम करने की जुस्तजू थी, जिसकी वजह से उसने बहुत सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसके बाद उसके एनालिसिस किया और उससे इंसान ने फ़ायदा उठाया अपने इर्द गिर्द. तो जब बिल्कुल शुरू के ज़माने में मतलब उस वक्त के ज़माने के लोगों के 4 अहम चीज़ों पर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट था या बेसिक उनका फोकस था. वो था ज़मीन या मिट्टी कह लें जिसको, हवा, आग और पानी. ये 4 ऐसी चीज़ें थी जिसपे कहते थे कि ये 4 वो अहम चीज़ें हैं जिन पर कोई भी तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्हीं 4 चीज़ों से वजूद में आती हैं. जैसे अगर हम मिट्टी की बात करें या हम हवा की बात करें या हम पानी की बात करें तो उसमें ये कह रहे हैं कि जैसे अगर आग है तो वो बिल्कुल गर्म है और बिल्कुल ड्राई है. इसी तरह से ज़मीन है या मिट्टी है वो भी ड्राई भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है. पानी जो है वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, वेट होता है. इसी तरह हवा जो होती है वो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है और थोड़ी सी उसके अंदर मॉइस्चर होती है तो वो जैसे वेट नेचर का कहलाती है. फिर ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस जो है वो गोइंग ऑन रहता रहा. उसके बाद जो है मुसलमानों ने किसी ज़माने में एक बहुत उरूज हासिल किया, जिसका तकरीबन 600 से लेकर 1680 तक, हाँ, यानी आप सल्लम के बाद से और 1600 सदी तक 600 से लेकर 16वीं सदी तक मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक एक हुकूमत करी, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों का दौर बड़ा उरूज पर था और अजीम बहुत ही मतलब मशहूर अजीम और मशहूर जो है वो साइंसदान जो है मुसलमानों ने उनको अपना एक लोहा मनवाया. जाबिर बिन हयान, अल राज़ी, अल बैरूनी और बहुत अबू अली सीना, इब्न सीना, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड्स में अपना एक नाम रोशन किया. यानी कह सकते हैं कि मुसलमानों ने ही स्टार्ट लिया अपना एक मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके, जिसमें किसी ने केमिकल्स पे काम किया, किसी ने डाइस पे, क्लॉथ्स पे केमिकल, और इसके अलावा उसमें एस्ट्रोनॉमी में, फ़िज़िक्स में, मेटाफिज़िक्स में, केमिस्ट्री की मुख्तलिफ फील्ड्स में, जोग्राफ़ी में, मैथमेटिक्स में. यानी इंसानों में सिर्फ अब जो है अंग्रेज़ों ने बहुत सारी चीज़ों में हमसे तरक्की हासिल कर ली है, लेकिन 600 सदी से लेके तकरीबन 1600 ईस्वी सदी तक जो है वो मुसलमानों ने बहुत हद तक अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक अहम इजादात करके मुसलमानों को सुरखुरू किया. लेकिन उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान जो है वो बहुत सुस्त होते गए और उन्होंने जो है वो अपनी काफ़ी तरक्की जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ में सुपुर्द कर दी. जब एक सुस्त यानी 16th सेंचुरी के बाद जो है वो सारा का सारा जो क्राइटेरिया था वो अंग्रेज़ों के पास
पास चला गया। और इस पीरियड को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड, यानी एक बिल्कुल ग्रीक पीरियड था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से भी पहले का, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद मुसलमान का जब हिजरत के बाद से मुसलमानों ने काफ़ी तरक्की करी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का पीरियड है। और लेकिन वो भी तकरीबन सिर्फ 1000 साल चला, बहुत लंबा नहीं, सिर्फ 1000 साल तक मुसलमानों ने बहुत उरूज हासिल किया। उसके बाद उस वक्त से लेकर अभी तक जितना भी पीरियड चल रहा है वो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स के हाथ में चला गया, जिसमें रॉबर्ट बॉयल, जे ब्लैक, प्रेस्ली, शील और मुख्तलिफ़ इस तरह के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ भी देते गए, मुख्तलिफ़ इन्वेंशंस करते गए। माइकल फैराडे, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी पर किया, किसी ने हीट पर किया, किसी ने लाइट पर किया, यानी डिफरेंट नेचर ऑफ साइंसेस में उन्होंने अपनी तरक्की करती गई। उसके बाद चूँकि सोसाइटी में एक अहम रोल है केमिस्ट्री का, ये तो नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं थी, तो अलग अलग दौरों में अलग अलग काम किया कि आखिर ये केमिस्ट्री की ब्रांच क्यों इतनी इम्पोर्टेंट या कंप्लीट है, या क्यों इसकी अहमियत को उजागर किया गया, क्योंकि इसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो अब तक पुराने दौर से लेकर इस्तेमाल हो रही है। यानी उस ज़माने में जब लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह, ज़ाहिर है एक ज़माना ऐसा था कि जब बीमारियां जो होती थी उनकी कोई दवाई नहीं होती थी, लेकिन फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यानी लैब्स में वर्कआउट किया गया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें बहुत सारी दवाइयाँ इन्वेंट कर ली गई। फिर उसके बाद मज़ीद मटीरियल दौर जो है वो देखा गया कि उससे हमें और केमिकल्स क्या क्या मिल सकते हैं, उससे क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके उसके फ़ायदे से अभी नई नई चीज़ें जो हैं वो भी डिस्कवर की जा सकती है। और अब जो है केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ केमिस्ट्री नहीं रह गया, बल्कि उसको डिफरेंट ब्रांचेस के साथ मिलाकर ह्यूमन बॉडीज़ या ह्यूमन बींग्स या अपने ऑल अराउंड जो हमारे मटेरियलिस्टिक दौर है या ये जो पूरा ज़माना है उसमें भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। फिर इसी तरह से अगर जैसे आप क्लोरीन, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो कि आपके इर्द गिर्द इसका नाम ज़रूर सुनते हैं, जैसे क्लोरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पानी की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि प्लास्टिक और पाइप्स वगैरह के इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियों के लिए, डिजीज़ के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल जो हैं अभी तक या इसी तरह से वैक्सीन्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट फाइबर्स, प्लास्टिक्स, मेडिसिन, सोप, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट, फर्टिलाइज़र्स, ग्लास, एक्सप्लोजिव्स, ये सब क्या हैं? मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं जिसको बदल बदल कर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यानी जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग कंपोजिशन के साथ उसको नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और ये सिर्फ हमारे एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हमारी मुख्तलिफ़ ब्रांचेस जिसमें फूड भी आ जाता है, क्लॉथिंग भी आ जाती है, शेल्टर्स आ जाते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं जिसमें हम आज तक उनकी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करें। अच्छा, जिस तरह से हमने बायो के डिफरेंट ब्रांचेस पढ़े थे, ठीक है, कि उसमें हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ़ ब्रांचेस आ जाती है जिसमें फिजियोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स। इसी तरह से केमिस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको अलग अलग उनकी एप्लीकेशंस की वजह से उनको अलग नाम दिया गया है। जैसे अगर फिज़िकल केमिस्ट्री है तो उसमें लॉज हैं, एटम्स के कॉम्बिनेशंस, मॉलिक्यूल्स की किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, वो फिज़िकल केमिस्ट्री में आ रहा है। फिर इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस तरह से अगर आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप बात करें तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती है। जैसे मिनरल्स वगैरह आपको मौजूद होते हैं जो कि नॉन लिविंग मटीरियल है, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पुराने सदियों से जो ऑर्गेनिक या लिविंग कंपोनेंट से हासिल होने वाले जो नेचर में मौजूद हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बेसिकली कुदरती तौर से आपके पास मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह से अगर आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है तो उसमें आपके पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी या उसके क्या काइंड है उसके बारे में हम डिटरमिन करते हैं बहुत सारे सोर्सेज लगाकर अपनी डिस्कवरी से। बायोकेमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर हो रहा है जिसमें आपके पास जानदार के साथ केमिस्ट्री जो आपके रिलेट हो रही है, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं। अब उनका क्या रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, तो वो एक बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच आ गई। इसी तरह से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जिसमें इंडस्ट्रीज़ के
साथ हमारा एक वास्ता पड़ रहा होता है, जो इंडस्ट्रियल बेसिस पे हमारे लिए, जैसे ग्लास है, सीमेंट है, पेपर है, ऐश है, फर्टिलाइज़र्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ बनी हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई हमें केमिकल जो प्रोवाइड कर रही होती है, इसका मतलब है ये एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है। इसी तरह न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है कि जिसमें रेडिएशंस हैं और न्यूक्लियस जो कि एटम के अंदर का कंपोनेंट होता है वो किस तरह से उसको ह्यूमन पावर के लिए या अपने वेपन्स के तौर से इस्तेमाल होते हैं। फिर इसी तरह से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है वो ऐसी ब्रांच जिसमें आप एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके मुख्तलिफ़ केमिकल्स की वजह से, ठीक है ना, कि क्या वो असरात रख रहे हैं हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए। और इन तमाम, अगर जाहिर सी बात है जितनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ बढ़ती चलाई जा रही हैं तो उससे पोल्यूशन भी बढ़ती जा रही है, हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें जो कि केमिकली तो फ़ायदा दे रहे हैं या फिर एक एस्पेक्ट में फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली हमारे इन्वायरमेंट पे या हमारे हेल्थ या फिर इन्वायरमेंट एरिया बेसिस पे भी उसके नुकसानात हो रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ हैं केमिस्ट्री, जिस तरह से बायो की ब्रांचेस हैं, जिस तरह से फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं, इसी तरह से केमिस्ट्री की भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि हमारे लिए अब अलग अलग उसकी एप्लीकेशंस हैं और अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जिस तरह से हम बाकी अब तक आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आएंगे, जब हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट ले रहे होते हैं, ठीक है ना, कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो बायो में हो, फिज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में, तो ये 3 या 4 ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पे सारी चीज़ें जो हैं ये स्टैंड कर रही होती हैं। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को आप सिर्फ उसका फ़िज़िकल अपीयरेंस देखकर उसको आप जज कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे पर्सनल मुशाहिदे के मुताबिक कैसी है। अगर आपको आसमान जो है हम उसको छू तो नहीं सकते, लेकिन हम उसको ऑब्ज़र्व करके कह सकते हैं कि हाँ, सिर्फ देख रहे हैं, हम उसका ऑब्जर्वेशन है कि दैट इज़ ब्लू इन कलर। इसी तरह से अगर पत्ते हैं तो वो ग्रीन है, तो वो आपकी एक ऑब्जर्वेशन है कि वो ग्रीन है। या ब्लड हमारा एक रेड है, तो उसको हमें, या कोई भी चीज़ ठंडी है, गर्म है, उसको हम अपनी आँखों से या अपने यानी 5 हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यानी साइट का ऑर्गन या हेयरिंग का ऑर्गन या टेस्ट का ऑर्गन या टच का ऑर्गन, तो ये या स्मेलिंग का ऑर्गन जो सिस्टम है, इन 5 हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, देख के, सुन के, चख के, छू कर और सूंघ कर, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, हम जब किसी भी चीज़ के बारे में पहले तौर पे सबसे पहले जजमेंट करते हैं, यानी एक गेस करते हैं कि दैट मे बी करेक्ट और नॉट, कि ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। फिर उसके बाद हम अपने थ्योरी परफॉर्म करते हैं, यानी हम अपने एक आइडियाज़ के बेसिस पे एक प्रॉपर अपनी एक लाइन बना लेते हैं कि ये करें, ये करें, ये करें, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये हमारा थ्योरेटिकल का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल नहीं करते, बल्कि अभी इसके बारे में आप सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ तैयार करनी, कोई भी केमिकल बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास अगर ये 5 तरह के केमिकल्स हैं, हमें इस ये कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसे हमने फर्स्ट हीट करना है, फिर हमने उसको अगर सॉलिडिफाई करना है, फिर उसको किसी और थर्ड एलिमेंट के साथ हमने उसको मिक्स करना है। तो ये क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप जो हमारी वर्किंग रिटन फॉर्म में आ रही होती है, क्या होती है, जस्ट थ्योरी होती है। फिर जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है। और अगर बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर अगर हमारा प्रैक्टिकल सही आ रहा हो तो वो एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है, वो यानी वो थ्योरी जो है वो आपकी सही हो गई या करेक्ट हो गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। मेरे ख्याल में इस चैप्टर में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी जो कि समझ ना आई हो, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्या थी, बेसिकली इस केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, बेसिकली इसका एक स्टार्टिंग है। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं, ना सिर्फ हमारे अपने एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के हवाले से, बल्कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो माशरे के हवाले से भी, माशरे में रहने वाले मुख्तलिफ हमारे और जो जानदार चीज़ें हैं उनके हवाले से भी, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।